एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल LIS नेट ऑनलाइन एग्ज़ाम। आज का हमारा चैप्टर है ICT फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ICT का चैप्टर है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसमें हमारा आज का चैप्टर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आज के लेक्चर में। स्पेशली यहाँ पर एक बुक है, उसका रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगा। ये बुक का नाम है मुक्त विचारों का संगम उन्मुक्त। ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस यतीन्द्र सिंह, जो कि 2012 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, तो इनकी एक पुस्तक मुझे मिली। ये उन दिनों लॉ लाइब्रेरी में आए हुए थे और उन्होंने ये बुक लाइब्रेरी को गिफ्ट किया था। तो ये बड़ी अच्छी पुस्तक है इंटरनेट को समझने के लिए, और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को मुझे इसे समझने में काफ़ी मदद मिली है। तो उन्हीं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूँ इस लेक्चर में। आइए देखते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए आप हमारे जो लेक्चर है जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ना, तो ये सारे पुराने बेसिक ICT को आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज़ द हार्डवेयर पार्ट, है ना। तो ये चीज़ समझने के लिए आपको ICT का देखना ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर कुछ सॉफ्टवेयर मालिकाना सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको प्रायोरिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जैसे विंडो हो गया, टेली हो गया, एट्सेट्रा। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को समझने के लिए दो चीज़ों को हमको देखना जरूरी है। एक सोर्स कोड होता है और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट कोड होता है ना। तो सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड वह होता है जो कंप्यूटर हमारी भाषा में नहीं समझता, है ना। कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता। कंप्यूटर को यदि मैं बोलूँगा कि तुम मेरा ये काम करो तो कंप्यूटर नहीं करेगा, लेकिन वो 0 और 1 की भाषा को समझता है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन उनको देना है तो उनको 0 या 1 की भाषा में देना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या होता था कि कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाना 0 1 कैसे आदमी कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाएगा, तो उसको बड़ा दिक्कत होता था। तो जैसे पुराने समय में जब स्टार्टिंग कंप्यूटर हुआ था तो पंच कार्ड होता था। तो पंच कार्ड में ऐसा छेद रहता था, फिर उभरा हुआ रहता था, फिर छेद रहता था, फिर उभरा हुआ रहता था। तो छेद का मतलब होता था हाँ, मतलब कंप्यूटर को कमांड देना है तो यस मतलब छेद रहेगा, और नो मतलब जहाँ पर छेद नहीं रहेगा उसका मतलब नो समझता था कंप्यूटर। तो इस तरीके से पंच कार्ड वगैरह होते थे। फिर धीरे धीरे हाई लेवल लैंग्वेज आने लग गए। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग क्या कमांड देते हैं, कमांड आप लोगों को याद होगा, पुराने लेक्चर को आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको डास में जो कमांड दिया गया है, तो उस तरीके से हम कमांड देते थे। तो वो कमांड जो होते थे वो अंग्रेजी के वर्णमाला को यूज़ किया जाता था, है ना। तो बेसिक, कोबोल, C++, इसमें अंग्रेजी के वर्ड भाषा को में आपका प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो इस कारण हम लोगों को प्रोग्रामिंग लिखने में दिक्कत नहीं होती, है ना। और उसके बाद फिर उसको जो पढ़ने के लिए जब वो सोर्स मतलब इस प्रोग्राम को जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को हम कहते हैं सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है। फिर होता है कि ऑब्जेक्ट कोड होता है, सोर्स कोड हो गया। ठीक है, सोर्स कोड में जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो कहलाता है आपका सोर्स कोड। प्रोग्राम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। प्रोग्राम का मतलब ये है कि कोई भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाते हैं वो सारे चीज़ें कमांड उसमें लिखे जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज में एक प्रोग्राम होता है जिसे कंपाइलर कहते हैं। तो आप जब पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले चैप्टर में जाएंगे तो पुराने लेक्चर में, तो वहाँ पर आपको कंपाइलर, ऑब्जेक्ट कोड के बारे में और डिटेल से जानकारी मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज में एक प्रोग्राम होता है जिसे कंपाइलर कहते हैं। कंपाइलर के द्वारा सोर्स कोड को संकलित किया जाता है, तब सोर्स कोड कंप्यूटर की भाषा में यानी 1 और 0 में बदल जाता है। इसे ही ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। मतलब मैंने प्रोग्राम लिखा लेकिन कंप्यूटर उसको रीड करेगा, है ना, उसके बाद जो आउटपुट देगा वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर की सुरक्षा, जिस तरीके से हमारी लिटरेचर की सुरक्षा के लिए कॉपीराइट होता है उसी तरीके से इनकी भी सुरक्षा के लिए कुछ चीज़ें बनाई गई है ना। हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं यह उस सॉफ्टवेयर के
कार्य करने के तरीके को बताता है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में जो मैं प्रोग्राम लिखूंगा, जो सोर्स कोड लिखूंगा, तो उसमें ये चीज़ लिखूंगा कि ये कंप्यूटर या ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर में मैं कौन सा बटन दबाऊंगा, कौन सा कमांड दूंगा तो वो बुक को इशू करेगा, है ना, कौन सी चीज़ को मैं दबाऊंगा तो वो उसको रिटर्न करेगा, या एक्विजिशन का प्रोसेस क्या होगा, ये सारे चीज़ों को कमांड बोला जाता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में दिया जाता है। इस पर इसको जिसने लिखा है उसका कॉपीराइट होता है। भाई यदि मैंने प्रोग्राम लिखा है तो इस पर मेरा कॉपीराइट होगा। और यह प्रकाशित होता है, पब्लिश करना, भाई आपको जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम आप कोडिंग करेंगे उसको पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है, पब्लिश करें या ना करें, लेकिन मालिकाना उसी जिस तरीके से हम कॉपीराइट में देखते हैं कि आपने यदि कोई चीज़ लिटरेचर लिख दिया है तो उसका आपका ऑटोमेटिक कॉपीराइट हो जाता है, उसको पब्लिश करें या ना करें, तो उसी तरीके से ये भी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर को चलाता है और यह हमेशा प्रकाशित होता है। ऑब्जेक्ट कोड जो रहता है, कंप्यूटर कैसे काम करेगा उस वो ऑलरेडी पब्लिश करके देना ही पड़ेगा आपको, है ना, कि भाई इस बटन को दबाने से, इंटर दबाने से वो इशू हो जाएगा, है ना, ये चीज़ आपको देना पड़ेगा। तो ट्रिप्स ने कहा है कि कंप्यूटर के प्रोग्राम को कॉपीराइट से सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार कंप्यूटर ऑब्जेक्ट कोड कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होता है। तो कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट कोड कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होता है, सोर्स कोड भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ ओपन सोर्स के परिप्रेक्ष्य में उसकी परिभाषा बदल जाती है, उसको कॉपी लेफ्ट कहते हैं, है ना। तो कॉपी लेफ्ट की कुछ शर्तें होंगी, उसके हिसाब से होता है। आगे बताता हूँ मैं कॉपी लेफ्ट के बारे में भी। कंप्यूटर प्रोग्राम के ऑब्जेक्ट कोड पब्लिश होते हैं, पर सभी के सोर्स कोड प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। सोर्स कोड यानी कि जो प्रोग्रामिंग मैंने बनाया है उसको प्रकाशित करना ये जरूरी नहीं है। जिनके सोर्स कोड प्रकाशित किए जाते हैं उसे तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलता है, परंतु जिन प्रोग्राम के सोर्स कोड प्रकाशित नहीं होते हैं उन्हें ट्रेड सीक्रेट की तरह सुरक्षित रखना चाहिए, है ना, ये बोलता है हमारा ट्रिप्स बोलता है, ठीक है। तो कॉपीराइट और कॉपी लेफ्ट, कॉपीराइट को तो आपने देख लिया है पुराने लेक्चर में, लिटरेचर के लिए कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर के लिए भी कॉपीराइट होता है ना, लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के परिप्रेक्ष्य में अलग है, ठीक है। अब देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री देखते हैं कि क्या है ना। रिचर्ड स्टोलमैन की, रिचर्ड स्टोलमैन एक्चुअल में एक वैज्ञानिक था, कंप्यूटर इंजीनियर था। तो कंप्यूटर इंजीनियर था तो वो क्या सोचता था, उस समय ये हुआ, उस समय जो कंप्यूटर के प्रोग्राम बनते थे वो क्या है, जैसे मैंने कोई कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग किया तो किसी दूसरे को दे देता था कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग, है ना, कि इसका प्रोग्रामिंग ये है, इसका कोड ये है, ऐसा करके मैं दे देता था। लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग को एक दूसरे को देना बंद कर दिया। तो देना बंद करने से हुआ ये कि उसको, स्टोलमैन को ये लगा कि यदि हम एक दूसरे को यदि कोई प्रोग्रामिंग देंगे नहीं तो इसका कंप्यूटर का विकास शायद रुक जाएगा, कोई नई चीज़ें आ नहीं पाएगी, ऐसा है कि इन्होंने सोचा। तो इसके कारण वो बोला कि कुछ तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसके कारण कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का विकास हो सके। तो इसलिए इन्होंने फ्री वर्ड यूज़ किया, है ना, फ्री वर्ड यूज्ड बाय रिचर्ड स्टोलमैन इन 1984 विच कैन ऑब्टेन एट जीरो कास्ट गिवन टू यूजर विथ सर्टेन फ्रीडम यूजर कैन मॉडिफाई। तो 1984 में इन्हें फ्री वर्ड का यूज़ किया। फ्री वर्ड मतलब, फ्री मतलब जीरो, जीरो कॉस्ट, है ना। तो जीरो कॉस्ट में वो चीज़ आपको अवेलेबल होगी और अवेलेबल होने के साथ साथ आप उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो उसी के बाद फिर उन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बनाया 1985 में, ठीक है। फिर उन्होंने एक संस्था बनाई जिसे गनु प्रोजेक्ट के गनु प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, वो 1983 में उन्होंने बनाई। और इसी गनु प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन्होंने वो सारे फ्री सॉफ्टवेयर को रखना स्टार्ट किया, है ना, ताकि उसको लोग यूज़ कर सके, मॉडिफाइड कर सके, ताकि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आ सके। जैसे हम कोहा को ले, कोहा सॉफ्टवेयर आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में रखा गया है। कोहा जब 2000 में रखा गया था उस समय से लेकर अब उसमें मॉडिफिकेशन होते होते कितने सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो गई है। यदि मान लीजिए वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की होती तो शायद उसमें इतने मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेसिकली ये बोलता है कि हम सब साथ मिलके काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे और सबको मजा आएगा, ये चीज़ सोचता है वो।
वो ये नहीं सोचता कि ये मेरी चीज़ है और इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। यदि आप एक छोटा सा बढ़िया कहानी इसमें जो मैं आपको बताता हूँ कि एक आम का बगीचा है और किसी बच्चे को ये बोला गया है कि वहाँ से आम तोड़ के ले आओ तुम, और जितने भी आम तोड़ के लाओगे उतने पैसे तुमको मिलेंगे। तो उस बच्चे ने एक दिमाग लगाया, 1 घंटे का समय दिया गया था उसको आम तोड़ने के लिए, तो उस बच्चे ने एक दिमाग लगाया, उसने 4 बच्चों को और बुला के ले आया, और चारों बच्चों ने 1 घंटे में कितने सारे आम तोड़ लिए। यदि वो 10 बच्चे बुलाता तो कितने सारे आम तोड़ लेते, तो आम की संख्या ज़्यादा हो जाती। तो यहाँ पर स्टोलमैन का सोचने का तरीका ही यही था कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यदि किसी काम में कंट्रीब्यूट करेंगे तो शायद प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसीलिए उन्होंने इस गनु प्रोजेक्ट की, गनु फाउंडेशन की स्थापना की। 1991 में डेवलपमेंट ऑफ लाइनेक्स कर्नेल बाय लियोनिस टॉर्वाल्ड्स, है ना। तो ये लिनक्स कर्नेल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले आया इस समय ओपन सोर्स के रूप में, है ना। 1998 में ओपन सोर्स इनिशिएटिव की स्थापना की गई, ठीक है। किसने किया? एरिक रायमंड ने किया, ठीक है। अब देखते हैं जीपीएलडी सॉफ्टवेयर, है ना। ये जीपीएल सॉफ्टवेयर बाय स्टोलमैन आल्सो कॉल्ड फ्री सॉफ्टवेयर, कॉपीलेफ्ट सॉफ्टवेयर, जीपीएल सॉफ्टवेयर, ये अलग अलग नाम है इसके, है ना। इसको जीपीएल सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, फ्री सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, कॉपीलेफ्ट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। तो इसके नाम है ये सब। फ्री या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को फ्री मतलब मुफ्त का नहीं समझना चाहिए, उसे ऐसे देखें जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्री मतलब विदाउट कास्ट है, ये चीज़ नहीं सोचना है। फ्री का मतलब ये है कि आपको काम करने की पूरी फ्रीडम मिलती है ना। आप उस सॉफ्टवेयर में जो भी चाहें आप ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मतलब हमारे कंप्यूटर की भाषा में उसको बोला जाए तो आपको कस्टमाइजेशन के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, मतलब अथाह अनंत ऑप्शन है आपके पास, है ना। तो इसका भी एक एग्जांपल जैसे मैं दूंगा आगे, अभी यही देता हूं मैं उसका एग्जांपल। जैसे कि आप ये समझिए कि आपके पास चाय पत्ती है, शक्कर है और पानी है, 3 चीज़ें हैं आपके पास। यदि इन 3 चीज़ों को यदि मैं फ्री कर दूं, लोगों के लिए फ्री कर दूं और उनको बोलूं कि इससे आप क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, तो कोई सिर्फ उन 3 चीज़ों को यूज़ करके सिर्फ सिंपल चाय बनाएगा, कोई उसमें तुलसी का फ्लेवर डाल के तुलसी की चाय बना लेगा, कोई उसमें लेमन डाल के लेमन टी बना देगा। तो इस तरीके से नए नए प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें, है ना। तो इसी कारण इसको बोला गया है कि आपको फ्रीडम है, आपको आज़ादी है कि आप इसमें क्या चीज़ कर सकते हैं। तो ये बात हुई थी फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में, फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ओपन सिस्टम इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं, ओएसआई के बारे में बात करते हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। तो यदि सॉफ्टवेयर के लिए पैसा नहीं मिलेगा तो काम कैसा चलेगा, किंतु इनकी शर्तों के मुताबिक इससे पैसा भी कमाया जा सकता है। लोग बोलते हैं कि भाई ओएसआई ओपन सोर्स इनिशिएटिव, है ना। ओपन सोर्स इनिशिएटिव एक संस्था है जो 1998 में बनाई गई, है ना। अच्छा, लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जब बात होती है, हम लोग कई बार सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉलेशन के लिए जब हम जाते हैं कोहा या न्यूजिनलिब, है ना, इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि ये तो फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इसका पैसा क्यों लिया जा रहा है। लेकिन जब आप इनकी कॉपीलेफ्ट की शर्तों को देखेंगे तो आप इसके ज़रिए से पैसे भी कमा सकते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दी गई है आने वाले फ्यूचर के लिए। इतनी बेस्ट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप इन पे काम करिए और आप बैठे बैठे पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने माइंड का यूज़ करना पड़ेगा। तो 1998 में ओपन सोर्स इनिशिएटिव संस्था की स्थापना एरिक रायमंड ने की। द ओएसआई इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विथ ग्लोबल स्कोप फॉर्म टू एजुकेट अबाउट एंड एडवोकेट फॉर बेनिफिट ऑफ ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में ये बताता है ओएसआई सबको, है ना। कॉपीलेफ्ट, अब देखिए कॉपीलेफ्ट में क्या क्या शर्तें होती है वो देखिए। कॉपीलेफ्ट जैसे आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, आपने उस गनु प्लेटफॉर्म बना हुआ है, गनु प्लेटफॉर्म में आपने अपने सोर्स कोड को रख दिया, ठीक है। अब उस सोर्स कोड को कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त क्या होगी, तो उसकी शर्त ये होगी कि यह सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड मैंने लिखा है, इसमें मेरा कॉपीराइट है। मैं हर उस व्यक्ति को इस कंप्यूटर प्रोग्राम सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को कॉपी करने का अधिकार, वितरण करने का अधिकार, संशोधन करने का अधिकार देता हूं। इसके लिए उन्हें मुझे कोई रॉयल्टी देने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन लेकिन यह शर्त है कि यदि वह कंप्यूटर प्रोग्राम को संशोधित करके या बिना संशोधित किए वितरित करता है तो उसे भी सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को प्रकाशित करना होगा और अन्य लोगों को वही स्वतंत्रता देनी होगी जैसा कि मैंने उसे दी है। यानी कि सपोज दैट उस सोर्स कोड को ओपन सोर्स में जो गनु प्रोजेक्ट में या बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ओपन सोर्स के, तो उन जगह पे यदि रखा है, यदि उन सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड को यूज करते हैं आप या उसमें कोई एडिट करते हैं या कोई चीज़ इंप्रूवमेंट करते हैं तो आपको उसे वहां पर बताना पड़ेगा कि मैंने इसमें, जैसे तुलसी वाली चाय यदि आपने बनाई है तो तुलसी वाली चाय बनाने की विधि को आपको वहां पर रखना होगा। और आपने वहां से क्या उठाया, चाय बनाने की विधि उठाई, लेकिन आपने एक नया चीज ऐड किया कि वहां पर लेमन फ्लेवर डाला या तुलसी फ्लेवर डाला, तो उस कोड को वहां पर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जांपल आप मेकिंग टी, चाय बनाने का उदाहरण मैंने आपको बताया। इसमें फ्री या जीपीएल सॉफ्टवेयर की शर्तें, अब देखिए कॉपी लेफ्ट की शर्तें भी है, वही जीपीएल की भी शर्तें हैं, सबकी अलग अलग शर्तें हैं, जो जो प्लेटफॉर्म बना है उनकी उनकी अलग अलग शर्तें हैं, पर लगभग लगभग सब सेम है, मेल खाता हुआ है। देखते हैं फ्री या कॉपी जीपीएल सॉफ्टवेयर की शर्तें। इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए कोई रॉयल्टी नहीं देनी होगी, लेकिन उसके संबंध में आप कोई सेवा दे रहे हैं तो सेवा देने का पैसा ले सकते हैं। तो हम यही बोलते हैं, या कोहा के कस्टमाइजेशन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं आप उसका चार्ज ले सकते हैं। तो इसी तरीके से ओपन सोर्स से आप चाहे तो पैसा भी कमा सकते हैं, है ना। इंस्टॉलेशन और कस्टमाइजेशन का चार्ज आप लेते हैं, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां इस पे काम कर रही हैं वो इंस्टॉलेशन और कस्टमाइजेशन का आपको चार्ज लेती है। फ्री सॉफ्टवेयर हम लोग सोचते हैं कि ये फ्री है और इसका पैसा हमसे क्यों लिया जा रहा है, लेकिन ये फ्री नहीं होता है ना। इस तरह के सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने या संशोधन करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। इसे संशोधन करके प्रकाशित करने या बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसे बिना प्रकाशित या बांटे अपने संगठन में प्रयोग कर सकते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं, ये कह रहा है। लेकिन यदि इस तरह के सॉफ्टवेयर को बिना संशोधन किए या संशोधित करने के बाद बांटा जाता है तो उसके लिए भी वही शर्त रहेगी जो कि पहले थी, मतलब आपको उसका सोर्स कोड वहां पब्लिश करना पड़ेगा। ओपन सोर्स इनिशिएटिव की शर्तें हैं, इस पे 10 शर्तें दी गई हैं। मुख्य 3 शर्तें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, और भी कॉपी लेफ्ट, जीपीएल और ओपन एक्सेस इनिशिएटिव की शर्तों को यदि डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो ईपीजी पाठशाला के नोट्स डाउनलोड करिएगा और उसमें से डिटेल में आप और पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ओएसआई की क्या शर्तें हैं, सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड प्रकाशित होना चाहिए, ठीक है। सोर्स कोड सॉफ्टवेयर के लिए कोई रॉयल्टी नहीं ली जाएगी, सोर्स कोड को संशोधित करने की सभी को स्वतंत्रता होगी, ठीक है। तो ये सारी शर्तें आपके ओपन सोर्स की रहती हैं, उन शर्तों के अधीन रहकर आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। कॉमन ओपन सोर्स लाइसेंस यही है, ये सबकी अलग अलग शर्तें हैं। जैसे गनु है ना, जनरल पब्लिक लाइसेंस जीपीएल, गनु पब्लिक लाइसेंस है। क्रिएटिव कॉमन नॉट फॉर सॉफ्टवेयर, क्रिएटिव वर्क लाइक म्यूजिक, फिल्म एटसेट्रा। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि क्रिएटिव कॉमन्स किस चीज़ के लिए है ना। तो जैसे म्यूजिक या फिल्म के लिए कौन सा कॉमन लाइसेंस यूज होता है, ओपन सोर्स का लाइसेंस यूज होता है, तो आपका क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस यूज होता है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। गनु लेजर जनरल पब्लिक लाइसेंस, तो इसमें कमर्शियल यूज के लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। ब्रैकली सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बीएसडी सिस्टम इसको कहा जाता है। ओसीएलसी रिसर्च पब्लिक लाइसेंस, तो ये सब लाइसेंस हैं, इनके अंडर में आप अपने सॉफ्टवेयर, यदि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो आप चाहे तो ओसीएलसी के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप उसके सोर्स को प्रकाशित कर सकते हैं, चाहे ब्रैकली पे जा सकते हैं, है ना, चाहे गनु पे जा सकते हैं। तो ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाकर अपना सोर्स कोड प्रकाशित कर सकते हैं। इन्हें, और इनके क्या नाम है, देखो इन्हें फ्री, लिबरल, ओपन सोर्स या FIOSS भी कहते हैं, है ना। ये बेसिक तीन स्तंभ है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, है ना। तो लैंप बोलते हैं उसको, है ना। ये क्वेश्चन में कई बार आया है कि व्हाट इज लैंप, है ना। तो लैंप इज फोर बेसिक पिलर ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो एल का मतलब है लाइनेक्स जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए का मतलब है अपाचे जो कि वेब सर्वर है, एम का मतलब है माई एसक्यूएल जो डाटाबेस है, और पी का मतलब है पाइथन, पर्ल और पीएचपी जो कि स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आने वाले भविष्य में इसी ओपन सोर्स के 4 लैंपों पर प्रकाशित होगा इंटरनेट का भविष्य।
क्योंकि आने वाला समय अब प्रायोरिटी सॉफ्टवेयर का ना हो के ये इस तरीके का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का होगा। और आने वाले समय क्या, अभी ही सारी चीज़ लगभग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आ चुके हैं। ठीक है, ओपन सोर्स का महत्वपूर्ण सिद्धांत है एक दूसरे को सहयोग करना। आप मेरी सहायता करें और मैं आपकी सहायता, हम मिलकर एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाएंगे और सभी उसका आनंद उठाएंगे। जैसे कि मान लीजिए खरगोश और कछुए की रेस है ना, मान लीजिए खरगोश और कछुए की रेस हो रही है, लेकिन यदि वहां पर पानी आ जाता है या नदी आ जाती तब फिर क्या होता है, तो खरगोश हार जाता है ना। तो या एक पहाड़ आ जाए या एक ऐसी चीज आ जाए जिससे कूद के जाना पड़े, तो यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ये बोलता है कि खरगोश और कछुए की रेस को समाप्त करो, दोनों की दोस्ती कराओ और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हुए और नए चीजों को, और दोनों एक रेस को कंप्लीट करेंगे, है कि नहीं। देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं जो जो कि काम के हैं इसके लिए। लेकिन आप लोग ईपीजी पाठशाला के नोट्स डाउनलोड करिएगा और उसमें से सारी डिटेल पढ़िएगा, क्योंकि आने वाले नेट के एग्जाम में और अभी के नेट के एग्जाम में एक एक चीज़ को पूछा जाता है। जैसे यहाँ अपाचे पूछा गया है, ब्लेंडर कौन सा किस काम आता है, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर, फाइल जिला किस काम आता है ना, 7.zip किस काम आता है, फायरफॉक्स क्या है ना। फायरफॉक्स को अभी आप लोगों को मालूम नहीं था कि फायरफॉक्स जो वेब ब्राउज़र है वो आपका ओपन सोर्स है। लाइनेक्स क्या है, माई एसक्यूएल क्या है, ओपन ऑफिस .org क्या है, पर्ल क्या है, PHP क्या है, सेंड मेल क्या है, स्पेक फ्रीली क्या है, थंडरबर्ड क्या है, विकिपीडिया, इन सारे से क्वेश्चन आ चुका है ना। तो आपको इसको डिटेल में आप लोग पढ़िएगा कि 7zip क्या है, ये याद करने वाली चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, है ना। ओपन सोर्स लाइब्रेरी से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं उनका थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन इसको भी आप लोग डिटेल में वहाँ पर पढ़िएगा। तो कोहा एक लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ना। तो ये हॉथॉर्ने लाइब्रेरी ट्रस्ट न्यूजीलैंड ने इसको बनाया, है ना, और इसको ओपन सोर्स में रखा 2000 में। इसके लिए कौन कौन सा यूज़ होता है, लाइनेक्स सर्वर यूज़ होता है, टॉमकेट लगता है, वेब सर्वर, है ना, और इसमें आपका बोलना चाहिए एसक्यूएल कौन सा लगता है। ये सारा चीज़ वो डिटेल दिया हुआ है कि कोहा में कौन सा एसक्यूएल लगता है, कौन सी भाषा में लिखा गया है ना, ये सारा चीज़ दिया है। आप लोग इसको पढ़िएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। एवरग्रीन सॉफ्टवेयर है जो कि लाइनेक्स सर्वर पे काम करता है। ओपन बिब्लियो, है ना, रिटर्न इन पीएचपी में लिखा गया है ओपन बिब्लियो। ठीक है, न्यूजिनलिब है, वर्सॉ टेक्नोलॉजी, केसवन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट हैदराबाद ने इसको डेवलप किया। अपाचे टॉमकेट वेब सर्वर लगता है, पोस्टग्री एसक्यूएल चलता है उसमें, सोलर सर्च इंजन चलता है ना, मार्क 21 को सपोर्ट करता है, जेड 39.50 को सपोर्ट करता है ना। स्पोक सोशल ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, इट इज़ अ मॉड्यूल फॉर द ड्रूपल CMS। ड्रूपल भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ड्रूपल CMS में इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना, ये चीज़ बताया है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, तो डाइनेस्ट है, रिटर्न इन पर्ल भाषा में लिखा गया है। डी स्पेस है, MIT ने इसको बनाया। ठीक है, ई प्रिंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने बनाया। लाइनेक्स में है, माई एसक्यूएल है, पर्ल है, अपाचे है, फोडेरा है ना, ग्रीन स्टोन है, इनविया है। तो ये सब, अब ग्रीन स्टोन किस काम आता है, डी स्पेस किस काम आता है, डी स्पेस कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका, है ना। तो ये सारे चीज़ों को आपको पढ़ना, आप लोग पढ़िएगा तो उसमें से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, सारा याद करने वाली बात है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, ट्यूटर है ना, प्रेजेंट इंट्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑन वेब लर्निंग CMS है। तो आपको क्वेश्चन पूछता है नेट के क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना पड़ेगा ट्यूटोरियल, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। कोरल है ना, क्यूफिट है, द्रुपल है ना, ये द्रुपल CMS है। गो डॉट है, जुमला है, महानतम है ना, मॉडल है, ये सब सारे सॉफ्टवेयर हैं, है ना। इनको यूज़ भी करके आप देखिएगा, मैंने इनमें से बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके देखा हुआ है। आपको काम करने में भी मज़ा आएगा और आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को लिए मिलेगा, और साथ में आप अपनी अर्निंग भी बना सकते हैं चाहे तो। यदि आपने कोहा इंस्टॉल करना सीख लिया है तो आप कहीं भी कोहा इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ करके आप उससे सर्विस चार्ज ले सकते हैं। एवरग्रीन में आप काम कर सकते हैं, है ना, न्यूजिनलिब पर आप काम कर सकते हैं, है ना, ई प्रिंट पे काम कर सकते हैं, है ना। तो ये डिजिटल सॉफ्टवेयर है, ई प्रिंट, डी स्पेस। आपको ये भी पूछता है कि इनमें से डिजिटल
सॉफ्टवेयर कौन सा है, ई प्रिंट की डी स्पेस या कोहा, तो आपको बताना पड़ेगा डी स्पेस और ई प्रिंट है ना। ग्रीन स्टोन क्या है, तो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। ये सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको कुछ चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में आप छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इससे रिलेटेड और नए वीडियोस मिलते रहें। देन ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।